हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोशन झा है और अभी हम जो है क्लास 9th का साइंस जो है वो पढ़ रहे हैं। और क्लास 9th के साइंस में हम पहला चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को जो है वो देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो है आपने पढ़ा मैटर्स के पार्टिकल्स के बारे में, मैटर्स के बारे में पढ़ा, मैटर्स के पार्टिकल्स के बारे में हमने समझा। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर्स को हम जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, डिटेल्स में समझेंगे इस चैप्टर के और भी पार्ट्स को। उससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। अपने फ्रेंड्स को बताओ, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे आएँ, सब्सक्राइब करें, उन्हें बताइए। और आप इसके अलावा साइंस के अलावा और भी किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा, आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। स्टेट ऑफ मैटर्स। तो 3 तरह के स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा होता है गैसेस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है, सबसे पहला जानते हैं सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो सॉलिड स्टेट वैसे स्टेट को बोलते हैं जिसका एक फिक्स शेप होता है, एक फिक्स जो है वॉल्यूम होता है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है और निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। इस तरह के स्टेट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप जो है ले सकते हैं, पेन ले लीजिए, बुक, नीडल, या फिर जो है आप पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक टुकड़ा ले सकते हैं। इन सब को आप जो है देखेंगे कि सबका क्या है, शेप अलग अलग है, इसकी सबकी वॉल्यूम अलग होती है, इन सब का कंप्रेसिबिलिटी जो है वो भी अलग अलग है। सबको कंप्रेस करके देखिए, सबकी कंप्रेसिबिलिटी भी अलग आते हैं। ठीक है, अब ये सब क्या है, तो ये सब सॉलिड्स होते हैं। अब बात ये आती है, तो ठीक है, तो रबर बैंड क्या है, रबर बैंड तो स्ट्रेच हो जाता है। शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट को तो हम जिस कंटेनर जार में रखते हैं उसका शेप ले लेता है। तो क्या वो शुगर एंड सॉल्ट सॉलिड है? या फिर स्पंज, स्पंज की तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत होती है, तो क्या स्पंज सॉलिड स्टेट है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये तीनों ही सॉलिड स्टेट है। रबर बैंड भी सॉलिड स्टेट होता है, क्योंकि रबर बैंड अपने स्टेट में सॉलिड स्टेट ही होता है। वो तब एक्सपेंड करता है जब उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, वो एक्सपेंड कर जाता है। लेकिन जब वो हम फोर्सेस बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, ठीक है, तो वो बैंड क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। तो अन्यथा क्या होता है, वो वापस अपने स्टेट में आ जाता है और वो सॉलिड स्टेट होता है। दूसरा है शुगर और सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट की जो क्रिस्टल होती है, वो क्रिस्टल आप अपने हथेली पे रखें या फिर किसी कंटेनर में डाल दें, उसकी क्रिस्टल की जो शेप है वो हमेशा उसी शेप की रहेगी, उसकी वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक सॉलिड स्टेट है। ठीक, अब आए स्पंज की बात। तो स्पंज जो है उसमें क्या होता है, बहुत सारे होल्स होते हैं जिसमें एयर्स जो है वो उसमें एयर्स बहुत सारे भरे हुए रहते हैं। जब उसको हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो उसकी एयर जो होती है वो बाहर निकल जाती है और उसके कारण से वो दब जाता है। ठीक है, तो स्पंज भी है, वो भी एक सॉलिड ही है। दूसरा है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट होता क्या है, तो लिक्विड स्टेट जो है वैसा स्टेट को लिक्विड स्टेट कहते हैं जिसमें क्या होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता है, उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। ठीक है, जिसका कोई शेप फिक्स्ड ना हो लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड हो, उसे ही हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप वाटर ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, कुकिंग ऑयल ले लीजिए, एक्सेट्रा। इस तरह से जो है वो, अब इसमें क्या है कि इन सबको आप, इसका क्या है, शेप कोई फिक्स नहीं है, जिस कंटेनर में रखेंगे उसके शेप का वो हो जाएगा। आप नीचे डाल दो, उड़ेल दो, तो पूरे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये ऐसा क्यों होता है, तो ये इसीलिए क्योंकि जिस कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा। अगर हम ज़मीन पे डाल देंगे तो पूरे का पूरे नीचे बिखर जाता है। तो
इसको इसके इसी का कारण से होता है क्योंकि कल हमने पढ़ा था इंटर पार्टिकुलर फोर्स के बारे में पढ़ा था, यानी पार्टिकल्स के अंदर के जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और उसके पार्टिकल के बीच में बहुत सारे गैप होते हैं, स्पेस होता है। इसके कारण से ये फ्री होता है और वो मूवेबल होता है। इसके कारण से क्या होता है, ये इसके शेप फिक्स नहीं होती है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड को फ्लूइड भी स्टेट भी कहते हैं, यानी इसको हम फ्लूइड भी कहते हैं। और एक चीज़, रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो सॉलिड स्टेट के तुलना में रेट ऑफ डिफ्यूज़न लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमने कल जो है वो पढ़ा था कि सॉल्ट या फिर शुगर को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो कुछ समय के बाद वो पूरा का पूरा घुलता है, लेकिन जब हम किसी मिल्क में वाटर को पोर करते हैं तो क्या होता है, तुरंत ही वो मिक्सअप हो जाता है। यानी कि जो लिक्विड में है वो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है सॉलिड के तुलना में ज़्यादा होता है। तो इसी कारण से, क्योंकि हमारे इस धरती पे जितना भी लिविंग थिंग्स है सबको क्या होता है, सांस लेना ज़रूरी होता है, ब्रेथ ज़रूरी होता है क्या करने के लिए, लिविंग जिंदा रहने के लिए। उसी तरह से जो एक्वाटिक एनिमल्स है, जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स है, वो अपना ब्रेथ कैसे करता है, तो जो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो गैसेस के फॉर्म में होते हैं, वो भी वाटर में क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिफ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि वाटर में उसको डिफ्यूज़ हो जाते हैं और घुल जाते हैं। इसके कारण से जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो पानी के अंदर में भी सांसें ले पाता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है। तो सॉलिड समझ गए, लिक्विड भी समझ गए, लिक्विड स्टेट। अब समझते हैं कि गैसेस स्टेट क्या होता है। तो गैसेस स्टेट क्या होता है? तो गैसेस स्टेट जो है उसे कहते किसको है? तो हमने इसे पहले समझा था कि सॉलिड में जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स होता है, यानी पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स कहिए या फिर इंटर पार्टिकुलर फोर्स कहिए, वो क्या होता है, आपस में बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। लिक्विड में उससे कम होता है, यानी कि उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है और इसके कारण से उसके इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो होता है वो कम होता है। गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और इसमें इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो होता है बहुत ही वीक होता है, ठीक है। तो इसके कारण से अब गैसेस स्टेट होता क्या, किसको कहेंगे गैसेस स्टेट? तो वैसा स्टेट जिसका ना फिक्स्ड शेप हो ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम हो, उसी स्टेट को हम क्या कहेंगे, गैसियस स्टेट कहेंगे। तो गैसेस को हम कंप्रेस्ड करके क्या करते हैं, उसको कंप्रेस्ड करके हम सिलेंडर में रख लेते हैं, किसी कंटेनर में उसको हम भर के रख लेते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस होते हैं, जो कि हम घरेलू किचन में इस्तेमाल करते हैं रसोई के लिए। तो वो भी एक गैसेस होता है जिसको कंप्रेस्ड करके जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो भी ऑक्सीजन को कंप्रेस्ड करके हम उसको ऑक्सीजन का जो है सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं। तो यानी गैसेस को कंप्रेस्ड करके हम कंटेनर या सिलेंडर में उसको हम भर देते हैं और फिर उसका इस्तेमाल जो है हम करते हैं, उसको आसान हमें होता है ट्रांसपोर्ट करने में भी, ठीक है। आजकल जो व्हीकल्स होते हैं उस व्हीकल्स में भी जो फ्यूल्स होते हैं वो सीएनजी होते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप गौर किए होंगे कि घर में खाना बनता है किचन में, आप या तो डाइनिंग रूम में रहते बैठे हुए या फिर बेडरूम में रहते हैं, आपको स्मेल आ जाता है कि खाना का जो खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो आपको वहाँ तक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि फूड का जो एरोमा होता है, वो फूड की एरोमा जब खाना बनता रहता है तो वो क्या होता है, गर्म होता है, यानी टेम्परेचर के कारण से जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, तो फूड का जो एरोमा होता है वो हवा के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और हवा का पार्टिकल्स जो है आपके नॉस्ट्रिल तक आता है और आपको स्मेल होता है कि इस जो खाना का खुशबू कैसा है। तो
अगला है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर जो है वो अपना स्टेट बदल सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर जो है वो तीनों स्टेट में होता है। आइस के फॉर्म में जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और लिक्विड के फॉर्म में हम तो सब जानते हैं वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है, और वेपर जो है वाटर वेपर जो है वो गैसेस फॉर्म में होता है। तो मैटर जो है वो अपने स्टेट चेंज उसका हो सकता है। अब कह रहा है क्या, जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो मैटर के ऊपर में जो है उसके टेम्परेचर के बदलाव से क्या इफेक्ट होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सपेरिमेंट लेते हैं, इसी आइस का ही लेते हैं। एक मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि एक बीकर ले लीजिए, उस बीकर में आइस डाल दीजिए, ठीक है। उसमें एक टेम्परेचर मेज़र करने के लिए एक थर्मामीटर डाल दीजिए, और नीचे से उसको हम हीट कंटिन्यूसली डालते रहेंगे। अब उस टेम्परेचर को मेज़र करिए। अब हीट धीरे धीरे जब हम इंक्रीज उसमें होता रहेगा, हीट जाता रहेगा, तो कुछ समय ऐसा आएगा जब आइस क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। तब जो है आप टेम्परेचर को मेज़र कर लीजिए। अब देखेंगे कि अब आइस क्या था, सॉलिड स्टेट में था। टेम्परेचर जैसे बढ़ा, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता गया, तो कुछ ऐसा सर्टेन टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पे क्या हो गया, वो हीट जो है, हीट के कारण से आइस जो है वो मेल्ट करने लगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो है डेफिनेशन हो जाएगा, द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। ठीक है, यानी वैसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड जो है वो लिक्विड के फॉर्म में उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो है वो बदल जाता है, उसे ही हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब उस एक्सपेरिमेंट में हम आगे देखिए तो क्या होता है कि जब सॉलिड मेल्टिंग होना शुरू होता है और जब तक पूरा मेल्ट नहीं होता है तब तक उस थर्मामीटर के टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता है। जिस टेम्परेचर पे जो है वो हीट पे, जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना शुरू हुआ, अब जब तक पूरा आइस मेल्ट हुआ तब तक टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुई, क्योंकि हम जो है कंटिन्यूसली हीट तो उसको दे ही रहे हैं। तो ये हीट गया कहाँ, तो ये क्या होता है कि ये आइस की जो वाटर पार्टिकल्स, आइस की जो पार्टिकल्स है, वो आइस की पार्टिकल्स जो है वो क्या करता है, तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से, जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो आइस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, वो मेल्ट बन जा रहा है। यानी कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी बहुत ज़्यादा था, वो उसके कारण से वो क्या कर रहा है, एनर्जी को लूज कर रहा है और वो मेल्ट होके लिक्विड बनते जा रहा है। तो ये सारा हीट जो है, टेम्परेचर जो है, कौन एब्जॉर्व कर रहा है, वो आइस जो है वो एब्जॉर्व कर जा रहा है। इसके कारण से हमें ये टेम्परेचर में बदलाव जो है वो दिखता नहीं है, वो छुपा हुआ है। और इसी हिडन टेम्परेचर को हम जो है लेटेंट हीट भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ गया कि अब कंटिन्यूसली जब आइस क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, यानी मेल्ट हो गया पूरा। अब फिर हम कंटिन्यूसली हीट उसको देते रहेंगे। अब कंटिन्यूसली हीट उसको मिलता रहेगा तो फिर क्या होगा, कुछ सर्टेन और टाइम के बाद क्या हो जाएगा, तो ये सारे वाटर जो है अब वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल होने के बाद धीरे 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 वो वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हो जाएगा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझ गए। तो अब ये है, तो आगे फिर जो है ऐसा एक पॉइंट आएगा जिस पे क्या होगा, सारा वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि टेम्परेचर के कारण से क्या हुआ, टेम्परेचर में बदलाव आने से एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया और लिक्विड
गैसेस स्टेट में चेंज हो गया, तो इफेक्ट टेम्परेचर के कारण से पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं, जैसे कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्या होते हैं, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके वाइस वर्सा भी होते हैं। तो इसको हम, जब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैसेस के फॉर्म में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और जब कोई गैसेस जो है डायरेक्ट अगर सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन का डेफिनेशन क्या हो गया, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, और इसका डिपोजिशन का भी अब नोट कर लो, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो समझ में आ गया क्या होता है। अब है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या प्रेशर से भी कोई इफेक्ट पड़ता है, स्टेट में कोई इफेक्ट आता है? तो प्रेशर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके भी हम क्या करते हैं, स्टेट मैटर के स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे और फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हम सीधे गैसेस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई हम कर सकते हैं, यानी कि उसको सीधे लिक्विड के फॉर्म में हम ला सकते हैं। आप जो है ड्राई आइस का नाम तो सुने होंगे। ड्राई आइस जो होता है CO2 उसका फार्मूला होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस होता है। ठीक है, तो ये ड्राई आइस जो है वो जब उसको क्या करते हैं, उसका प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देते हैं तो सीधे ड्राई आइस क्या हो जाता है, ड्राई आइस मतलब सॉलिड में। ठीक है, और वो सीधे जब इसका प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देते हैं तो सीधे कन्वर्ट हो जाता है वो गैसेस में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वो बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर और फिर प्रेशर दोनों ही डिटरमाइन करता है स्टेट के ऊपर में, किसी सब्सटेंस के स्टेट के ऊपर में, चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो। ठीक है, अब है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या होता है, आप तो जानते हैं कि गर्मी के मौसम में जो है कपड़े बाहर में डालते हैं तो जल्दी सूख जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो क्या होता है कि जब इवापोरेट होता कैसे है, तो क्या होता है, लिक्विड के जो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हायर काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, जिसके कारण से उसका पार्टिकल फोर्स आपस में ब्रेक हो जाता है और वो फ्री हो जाता है। तो फिर वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वेपर बन जाता है, इवापोरेट हो जाता है। तो इवापोरेशन समझ गए। तो इवापोरेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो डेफिनेशन हो जाएगा द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। समझ में आ गया। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग evaporation। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करता है, यानी कि इवापोरेशन किस किस फैक्टर के ऊपर में अफेक्टिंग होता है। तो सबसे पहला जो है वो है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, इवापोरेशन उतना ही जल्दी होगा। ठीक, समझ में आया। दूसरा है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण से उसका पार्टिकल का स्टेट फ्री होने का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इवापोरेशन बढ़ जाएगी। तीसरा है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट में ह्यूमिडिटी होती है। अगर उतना ह्यूमिडिटी है तो हमारा इवापोरेशन का रेट जो है बहुत ही स्लो होगा। अगर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में नहीं है या कम है, ठीक है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी डिक्रीज है, तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा इवापोरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा, जल्दी से इवापोरेट होगा। अब है आगे है
एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा के स्पीड में कभी कभी जो है वो क्या होता है, अगर आप कपड़े को सनलाइट में ना रख के छाँव में ही रख दें और हवा की स्पीड आ रही है, हवा बह रही है, विंड स्पीड में चल रही है, तो आपके कपड़े सूख जाते हैं, यानी इवापोरेट हो जाता है वो। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है वो विंड आता है और उसको वाटर ड्रॉपलेट्स को दूर भगा के लेके चला जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वहाँ जो है काइनेटिक एनर्जी की रेट जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण से आपके क्लॉथ्स की कपड़े जो है इवापोरेट हो जाता है और वो वापस एटमॉस्फेयर में इवापोरेशन करके चला जाता है। यानी विंड की स्पीड जो है वो भी डिपेंड करता है, इवापोरेशन के ऊपर में इफेक्ट करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इवापोरेशन से ठंडा कैसे होता है। तो एक चीज़ है, इसको समझने के लिए आप समझते हैं कि नेल पॉलिश जो होता है, नेल पॉलिश को का जो इरेज़र होता है, उसका रिमूवर जो होता है, यानी एसीटोन उसको बोलते हैं, उस एसीटोन को अगर आप अपने हथेली के ऊपर में लगाएं तो उसको आप अपने हथेली के ऊपर में जब लगाएंगे तो देखेंगे कि आपको ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है, जब आप अपने हथेली पे रखेंगे तो वो आपके हथेली से या फिर एटमॉस्फेयर से एनर्जी को गेन करता है, और एनर्जी को गेन करने के बाद उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है, इवापोरेट होके उड़ जाता है। तो जब इवापोरेशन इस तरह से इवापोरेट करके उड़ जाता है तो हमारे जो हथेली और ये सराउंडिंग से जो एनर्जी गेन हुआ और ये इवापोरेट हुआ, तो तब हमारे हथेली को क्या महसूस होता है, ये कूलिंग या फिर ठंडा महसूस होता है। ठीक है, अब आगे है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हमें गर्मी के मौसम में जो है वो कॉटन कपड़े क्यों पहनना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कॉटन क्लॉथ्स क्या होता है, वाटर का गुड एब्जॉर्बर होता है। तो गर्मी के मौसम में जब हमारा जो है स्वेटिंग आता है, तो हम जब कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं तो कॉटन क्लॉथ्स क्या करता है, उस स्वेट्स को, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब पसीने क्लॉथ्स में एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये अब क्या करता है, बॉडी से और फिर एटमॉस्फेयर से क्या करता है, हीट को यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इवापोरेट होना चाहता है, इवापोरेट होता है। तब क्या होता है, तो हमारे बॉडी का जो हीट है और ये लेटेंट इवापोरेशन का लेटेंट हीट क्या होता है, इक्वल हो जाता है, और इसी कारण से क्या होता है, ये इवापोरेट जब होता है तो हमें क्या होता है, कूल फील होता है। ठीक है, ठंडा लगता है, मतलब ठीक कूल फील होता है। इसीलिए हमें गर्मी के मौसम में कौन से कपड़े पहनना चाहिए, कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, एक ग्लास में जो आइस कोल्ड वाटर होते हैं, पूरे ठंडा आइस कोल्ड वाटर जो होता है एक ग्लास में आप डालो तो क्या होगा, आप देखोगे कि ग्लास के बाहर में भी जो वाटर का ड्रॉपलेट्स बच जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है जो कि वेपर के फॉर्म में होता है। जब ये ग्लास में जब वाटर जो हम डालते हैं, आइस कोल्ड वाटर डालते हैं, तो पूरा ग्लास क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और उसके कांटेक्ट में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो जब उसके कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को लूज कर जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट से किस स्टेट में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। इसीलिए उसके ऊपर हमें वाटर की बूंदें नज़र आती है। तो समझ में आया। तो हमने जो है ये चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो है साइंस का क्लास का साइंस का जो है हम पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताओ, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो अगला सेकंड चैप्टर या फिर कौन सा चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हो आप हमें बताओ। तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को बताओ और उन सबको अपने ये चैनल का लिंक शेयर करो
जिससे कि वो अधिक से अधिक चैनल पे जुड़ सके। सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में। अपना ख्याल रखो। जय हिंद।